नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। आज जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा आपके लिए अलग हिस्सा लेके आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम जो चर्चा स्टार्ट होने जा रही है वो होने जा रही है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी से हर एग्ज़ाम में लगभग 10 से 12 से लेके 15 क्वेश्चन और कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आते हैं। क्योंकि फिजियोलॉजी बड़ा हिस्सा है जिसमें आपका न्यूरॉन्स भी आ जाते हैं, डाइजेशन भी आ जाता है, टीथ भी आ जाते हैं और मस्कुलर सिस्टम भी आ जाता है और सर्कुलेशन सिस्टम आ जाता है, रेस्पिरेशन सिस्टम आ जाता है। तो पूरा का पूरा डाइजेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे है और इसके क्वेश्चन अक्सर जब थोड़ा सा डीपली बना देता है तो सब गड़बड़ हो जाता है और क्वेश्चन सब गलत हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो आप से अक्सर या तो छोड़ के, अगर निगेटिव मार्किंग है तो उनको छोड़ के आते हो और या तो फिर आप तुक्का लगा के आते हो। देखते हैं ऐसे प्रश्नों को जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उससे पहले आपको अपडेट करा दें कि जो हमारे नोट्स थे पूर्व परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चंस थे, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक था इसका पूरा चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो इसके सारे जितने भी ये नोट्स हैं ये पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का पीडीएफ है। तो ये लगभग पीडीएफ 25 पेज का जो पीडीएफ है ये डॉक्टर नोट्स परिवार में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो डॉक्टर नोट्स परिवार में ये पूरे के पूरे पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। और आप नोट्स प्राप्त करने के लिए, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप हमारे मेंबरशिप लेते हैं 299 की, तो आपको 299 की मेंबरशिप लेना है और उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको डिस्कशन कराया जाता है जिससे टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। नए बनने वाले क्वेश्चंस भी यहीं से क्लियर होते हैं और पर डे एक टॉपिक निर्धारित होता है, उसी पे डिस्कशन होता है। दूसरा है नोट्स ग्रुप, जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी और प्रिंटेड हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध हैं। आपको कंप्लीट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के जूलॉजी और बॉटनी दोनों के नोट्स यहाँ उपलब्ध हैं और वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। बुक उपलब्ध हैं, अच्छी बुक हैं जैसे कुमार मलिक है, पिल्लई है और रैपिड है और इसके अलावा सब्जेक्ट बुक हैं, पाथफाइंडर है, बहुत बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ। दूसरा प्रैक्टिस ग्रुप में डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। तो यहाँ आपकी अगर तैयारी 0 है तो यहाँ हमसे जुड़ने के बाद आपकी तैयारी ऑटोमेटिक 100 पे पहुंचना शुरू हो जाएगी। आप में कॉन्फिडेंस लेवल आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि नहीं मैं इसको चुटकियों में एग्ज़ाम को निकाल सकता हूं। तो सिर्फ जुड़ने के लिए 299 की मेंबरशिप लेनी है। इसके अलावा उत्तराखंड वाले मित्रों के लिए हमने केमिस्ट्री के नोट्स भी उपलब्ध करा दिए हैं जिनमें 800 पेज के नोट्स हैं, 1800 पेज के नोट्स हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री यहीं से आनी है, तो वो इसी ग्रुप पे है, नोट्स ग्रुप पे। और बकाया कंप्लीट जूलॉजी, कंप्लीट बॉटनी और इंग्लिश हिंदी सारे नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग देर मत करिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि केवल मेंबरशिप लेना, बकाया सब कुछ फ्री है। तो अब आप कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं हफ्ते भर बाद ले लूँगा, तो भाई ये नोट्स और ये जो डिस्कशन है ये आपके लिए तो रुकने वाला है नहीं। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप जिस दिन जुड़ेंगे उसी दिन सब पढ़ लेंगे। इतना ज़्यादा मैटर है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि इसको पढ़ने में समय आपको लगेगा। तो अगर आज ही जुड़ते हैं, अभी जुड़ते हैं, तो आपको क्या होगा, अगर अभी जुड़ते हैं तो 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा, अगर 2 घंटे बाद जुड़ते हैं तो 2 घंटे और कम मिलेंगे। मतलब आपके एग्ज़ाम की डेट से 2 घंटे और कम हो गए। 1 दिन बाद जुड़ते हैं तो आप 1 दिन पीछे चीज़ें मिलेंगी और 1 दिन पीछे सीखना शुरू करेंगे। और एग्ज़ाम तो जैसे लॉकडाउन ख़त्म होने की स्थिति पर आना शुरू हो गया, कभी भी एग्ज़ाम की डेटें घोषित हो सकती हैं। शुरू करते हैं भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, इसके अलावा केवीएस, इसके अलावा एनवीएस, इसके अलावा पीसीएस, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। और आपको हम आगाह कर दें कि जो पीसीएस के क्वेश्चन है वो सीधे के सीधे पीजीटी में डालते हैं, पीजीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर टीजीटी और एलटी में डाल दिए जाते हैं। तो आप सिंसियर होकर देखिएगा वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओंटोजिनी लीवर इज। लीवर का जो ओंटोजिनी है या लीवर की उत्पत्ति पूछ रहा है कैसे होती है। तो आपको इसकी जानकारी दे दें लीवर के उत्पत्ति से संबंधित कि कोई भी अंग जो उत्पत्ति होता है तो उस जो भ्रूण होता है उसमें प्रायः 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी परत होती है? पहली होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है मीजोडर्म और तीसरी होती है इंडोडर्म।
क्या होती है, इंडोडर्म। इन 3 परतों को उसने दिया है। तो देखिए ये दिया है एक्टोडर्म दिया है, मेसोडर्म दिया है, एंडोडर्म दिया है, बोथ ए और बी दिया है। तो अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं एक्टोडर्म से कौन कौन से निर्मित होते हैं। तो आपके शरीर की जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से विकसित होती है। क्यूटेनियस ग्लैंड, नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये सब एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, इससे उत्पन्न होते हैं। और नसल एपिथीलियम, इंटरनल ईयर, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला, ये सब एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। जब मेसोडर्म की बात करते हैं तो मेसोडर्म से क्या विकसित होता है, इससे लिख लीजिएगा अगर पेन कॉपी हो, क्वेश्चन बना है आपके सामने, बना हुआ क्वेश्चन रखा ही है। डर्मिस मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्केलेटन, वेस्कुलर सिस्टम, और उस किडनी, गोनट्स, यूरिनरी, जेनिटल डक्ट्स, सीलोम, और इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्प्लीन आदि मीजो से विकसित होती हैं। अब बात करते हैं इंडोडर्मल की। इंडोडर्मल से जो विकसित होते हैं, गट विकसित होती है। इसके अलावा विसरल ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, टंग यानी जीभ, उसके अलावा लंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, लीवर और पैंक्रियाज भी यहीं से विकसित होते हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, मिडल ईयर, तो ये सब विकसित होते हैं इंडोडर्म। तो यहाँ चूंकि लीवर से बात किया है तो हम यहाँ जो आंसर सही कर देंगे वो कौन सा सही कर देंगे, तो वो वाला आंसर हम सही कर देंगे, ये इंडोडर्म। क्योंकि लीवर की बात किया है तो यहाँ का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, इंडोडर्म। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर हीलिंग ऑफ बोन। देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में जहाँ से मैटर लिया गया वहाँ इंग्लिश में ही कुछ क्वेश्चन शुरुआत में दिए थे, और पूर्व परीक्षाओं के तो वैसे के वैसे ही आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन में हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि वही क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराएं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, तो जैसे हैं वैसे ही सेम टू सेम आपको उपलब्ध करा दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर हीलिंग ऑफ वुंड। तो कहता है घाव को भरने वाले, हीलिंग ऑफ वुंड का मतलब हुआ जो घाव हो जाता है, मान लेते तो चोट लग गई, चोट लगने के बाद मान लेते हैं ये पैर है, पैर में ये चोट लग गई, ये घाव हो गया आपके, तो इसको कौन सी विटामिन ऐसा है जो घाव भरने में मदद करती है। तो घाव भरने में विटामिन जो मदद करती है वो है विटामिन सी। कौन सी है, विटामिन सी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ फंसाया कैसे, विटामिन सी का उसने जो नाम दे दिया है वो विटामिन सी का नाम दे दिया है रासायनिक नाम। और यदि आपको विटामिन के सारे रासायनिक नाम नहीं याद हैं तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, सिंपल सी बात है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का क्या नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी क्वेश्चन भी आगे आएगा, पूछा गया विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। विटामिन सी किस में काम करती है, तो घाव भरने में भी काम करती है। विटामिन सी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो अभी देखना कोरोना काल में डॉक्टर विटामिन डी के साथ सी भी खाने को आपको प्रेस्क्राइब कर रहा था कि विटामिन सी खाएं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता आप पे बढ़े। अब आता है कोबालामीन की भी जानकारी ले लेते हैं। कोबालामीन कौन सी बला है, तो विटामिन जो B12 है उसको हम कोबालामीन के नाम से जानते हैं। किसको, विटामिन B12 को कोबालामीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन जो B12 का काम है वो क्या है, तो इसको वैसे साइनो कोबालामीन के नाम से जानते हैं। और एक ध्यान रखिएगा, कोबालामीन लगा है तो ये क्वेश्चन पीजीटी में और टीजीटी में पूछा गया है, वो कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा। तो कोबाल्ट से ही इसका नाम कोबालामीन रखा गया, तो ध्यान रखिएगा को से कोबाल्ट, और ये लिखा है कोबाला यानी कोबाल्ट युक्त। तो कौन सी विटामिन B12, ये पीजीटी में पूछा गया फैक्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन B12 आपको सही करना है। और ये करता क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये डीएनए सिंथेसिस और मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, ये डीएनए सिंथेसिस को प्रेरित करता है या डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है, और आरबीसी को मैच्योर करता है, जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं उनको परिपक्व करने का कार्य कौन करता है, विटामिन कौन, कोबालामीन यानी B12, ध्यान रखिएगा B12। टोकोफेरॉल क्या है, टोकोफेरॉल जो नाम है वो विटामिन के का है। क्या है, विटामिन के को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन जो के है, टोकोफेरॉल का काम क्या है, तो आप सब जानते होंगे। तो विटामिन जो के है उसका मुख्य जो कार्य है वो है मतलब अगर इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमताएं कम होने लगती हैं। क्या होने लगता है, जनन क्षमताएं कम होने लगती हैं।
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, विटामिन के नहीं है, टोकोफेरॉल को विटामिन जो जानते हैं वो विटामिन ई के नाम से जानते हैं, सॉरी वो थोड़ा सा एक्चुअली इतना दिमाग में मैटर रहता है कब कहाँ कौन मिक्स हो जाए। तो टोकोफेरॉल का जो बोलते हैं विटामिन ई के नाम से जानते हैं। विटामिन जो ई है इसका जो कार्य होता है ये जनन क्षमता को बढ़ाना, इसे ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ये साफ कर लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो कब कहाँ मैटर इधर उधर हो जाए पता नहीं चलता है। यही एग्ज़ाम में भी होता है, आपको आते हुए क्वेश्चन इधर उधर मैटर दिमाग में हुआ नहीं कि क्वेश्चन गलत हो गया, जब पता लगा घर वापस आए तो पता लगता है ये तो मुझे आता था, मैंने कर क्या दिया। तो अब बात कर रहे थे टोकोफेरॉल की। टोकोफेरॉल को जो बोलते हैं विटामिन ई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? विटामिन ई के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? टोकोफेरॉल या विटामिन ई को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, अर्थात ये जनन क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन है। इसकी कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी हो जाती है या इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है और मस्कुलर एट्रोफी डेवलप हो जाती है। और इसकी कमी से क्या होता है? गंजापन भी होने लगता है। सिंथेसिस आप बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन अकरिन। अब कहता है प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है या कहाँ सिंथेसिस होता है? तो सिंथेसिस मीन्स क्या हुआ यहाँ? सिंथेसिस का मतलब हुआ कि विटामिन जो विटामिन है, सॉरी सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो कहाँ सिंथेसिस होता है, बनता है। तो विटामिन जो ये बार बार विटामिन आ रहा है, जो प्रोथ्रोम्बिन है ये प्रायः लीवर में सिंथेसिस होता है। कहाँ सिंथेसिस होता है? लीवर में सिंथेसिस होता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो फैक्टर सेकेंड के अंतर्गत आता है। इसको फैक्टर सेकेंड के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फैक्टर सेकेंड के नाम से जानते। तो प्रोथ्रोम्बिन कहाँ सिंथेसिस होता है? लीवर में सिंथेसिस होता है। दूसरा इसको क्या जानते हैं? तो फैक्टर सेकेंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है फैक्टर सेकेंड किसे कहते हैं? तो वो प्रोथ्रोम्बिन को कहते हैं। और ये विटामिन के डिपेंडेंट है, ये विटामिन के बेस पर इसका लीवर में संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज कह रहा है वो आयंस जो इसेंशियल है, जरूरी है सैलिवरी एमाइलेज के लिए, वो कौन सा यहाँ आयन है? तो वो है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन जो आयन होता है वो कंपलसरी है इसके लिए या आवश्यक है। याद रखिएगा क्लोरीन के साथ साथ ब्रोमीन भी जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? ब्रोमीन। तो यहाँ चूंकि ब्रोमीन दिया नहीं तो इसको हटा दीजिए, मान लेते हैं क्लोरीन की जगह कभी क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन रख दे तो भी समझ जाइएगा कि बात वो सैलिवरी एमाइलेज की ही कर रहा है। और इसके अलावा जो अन्य बिंदुओं में अगर बात करें तो सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन जो दिया है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है या हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो आयरन होता है तो आप सब जानते हैं आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है। और SO4 का कोई योगदान नहीं होता है। अब आता है कुफर सेल्स ऑफ लीवर आर कंसर्न्ड विथ। तो कुफर सेल्स जो लीवर में होती हैं वो उनका कार्य क्या है या वो क्या करती हैं कुफर सेल? तो कुफर सेल्स का मुख्य कार्य होता है फैगोसाइटोसिस। क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। जो लीवर की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार के सेल पाई जाती हैं जिन्हें हम कुफर सेल कहते हैं। इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस, जो हानिकारक बैक्टीरिया या अन्य फॉरेन जो मटेरियल्स आता है उनको ये क्या करती हैं? भक्षण कर लेती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन वहाँ आपके जब आप पढ़ते हैं पहुँचेंगे एनिमल किंगडम में, तो पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड, जब कोशिका लिक्विड मटेरियल को ग्रहण करती है तो उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब जानते हैं, जब चोट लग जाती है तो क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी रक्त का थक्का जमता है जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। पॉइजनस सब्सटेंस का मतलब जानते ही हैं, जहरीले पदार्थों को पॉइजनस सब्सटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द pH ऑफ द HCl सीक्रेटेड इन द ह्यूमन स्टोमच इज अबाउट। कितना कहता है pH होता है? तो अगर HCl के pH की बात करें तो इसका प्रायः जो pH होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है।
अब चूंकि वहाँ 2.5 तो नहीं दिया, 1.5 से शुरू कर रहा है, तो इसको हम सी को ही लगाएंगे। एक्चुअल में जो बुक्स में एनसीईआरटी बुक में आपको डाटा उपलब्ध होगा 1.5 से लेकर 3.5 तक इसका पीएच बताया गया है। कहाँ? मनुष्य के जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और हम आपको बता दें ये कई एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। HCl जो है ये कई एंजाइमों को एक्टिवेट करने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसको और ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रोरेनिन है उसको रेनिन में भी बदलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए HCl। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फैगोसाइट्स इन लीवर। अभी ये क्वेश्चन अभी आपका इससे पहले हमने उपलब्ध कराया था। जो फैगोसाइट्स लीवर की कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो अभी बताया था कूफर सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? कूफर सेल्स। पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेन द हार्मोन्स। जो पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट होता है उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट में जो हार्मोन पाया जाता है वो प्रायः गैस्ट्रिन हार्मोन्स देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? गैस्ट्रिन हार्मोन देखने को मिलता है। और थोड़ा सा डाटा भी ले लेते हैं। तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स है एक। गैस्ट्रिन जो हार्मोन्स होता है ये गैस्ट्रिन सेल से सिक्रीट होता है। तो कहीं कहीं जी सेल दे देते हैं, ये क्वेश्चन फंसाया है एक बार कि जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन्स किससे सिक्रीट होता है, तो जी सेल या फिर गैस्ट्रिन सेल से सिक्रीट होता है। इन द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक के ये पाइलोरिक रीजन से सिक्रीट होता है, और ये स्टूमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू द सिक्रीट एंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। इसका काम क्या है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको उत्तेजित करता है या प्रेरित करता है कि आप गैस्ट्रिक जूस को श्रावण करो, जिससे जो पाचन की क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कूफर सेल्स आर। कूफर कोशिकाएं होती हैं, तो अभी हमने आपको बताया था जो कूफर कोशिकाएं होती हैं वो फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर। लीवर की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं कूफर कोशिकाएं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पीजीटी में 2009 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2004 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। लीवर कहता है कई काम करता है। आप सब जानते हैं लीवर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिनके लीवर में एक थोड़ा सा भी कमी आनी शुरू हो गई तो उनको बीमारियों का भंडार हो जाता है, और फिर उनका ज़्यादा अगर हो गई, लीवर डैमेज हो गया तो उनका बचना फिर मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर एक ऐसा अंग है जो बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो लीवर करता क्या है, तो हम इसकी भी बात देख लेते हैं। तो लीवर का पहला काम होता है, लीवर की बात कर लेते हैं, तो बाइल डक्ट, बाइल सिक्रीशन, बाइल जूस का बनाना यानी पित्त को बनाने का काम करता है। डीएमिनेशन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, ग्लाइकोजिनेसिस का काम करता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये लिखा है, ग्लाइकोजेनेसिस, तो ऑप्शन यही कर लेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस का कार्य करता है। और इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस का काम करता है, लाइपोजेनेसिस का काम करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, हीमियोपोइसिस का भी काम करता है, हिपैरिन स्रावित करता है, लिम्फ का निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, और इंजाइम स्रावित करता है, बहुत कुछ करता है। और फैगोसाइटोसिस कूफर सेल तो करती हैं, तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ ये जो पॉइंट पूछा गया है ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोजिनेसिस के बारे में आपको जानकारी दे दें कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज, जो हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी भोजन को तोड़ के बनाती है, जब वो ज़्यादा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर और मसल में संचित हो जाता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ही ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। और एक शब्द और पूछा गया है पीजीटी और टीजीटी में, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस में ग्लाइकोजन मतलब जैसे उल्टा चलते हैं। ग्लाइकोजन जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हमारा बॉडी का जो ग्लाइकोजन संचित होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या होता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का होता है
जो ग्लूकोस या ग्लाइकोजन प्रोटीन या फैट आदि से जब बनता है तो उसे हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो तीनों ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इन तीनों को कंठस्थ कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक ना एक बार फंसाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे यहाँ, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बिकॉज, जो बाइल भोजन के पाचन में मदद करता है फैट के, तो वो क्या करता है, तो इमल्सीफाइड करता है। जो भोजन होता है उसको इमल्सीफाइड कर देता है फैट को, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे बूंद के रूप में हमारे पेट में हो जाता है, जिसको आराम से बॉडी पचा सकती है। तो इसका आंसर सी होगा, इमल्सीकरण। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ डाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, तो डाइजेशन में फूड एंड न्यूट्रिशन की पहले बात कर लेते हैं, क्या करता है फूड और न्यूट्रिशन। फटाफट थोड़ा स्पीड ले लेंगे और देखते हैं क्या करता है फूड और न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमें क्यों ज़रूरत है ये भी देख लेते हैं। तो हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरत है, और ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी बढ़े इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी नियंत्रित है, इसके लिए करते हैं। रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, और जो हमारी बॉडी के जो ऊतक हैं उनको रिपेयर करने में। अब आता है फूड एंड न्यूट्रिशन की बात में आता है। फूड और न्यूट्रिशन में कौन कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स और प्रोटीन्स, जो कि हमें इस रूप में हम भोजन से लेते हैं। अब बात आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं या पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र में दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम गट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियाँ, जो हमें हमारे भोजन को पचाने में मदद करती हैं। तो पहला क्या आता है, माउथ आता है, मुख आता है, दूसरा हिस्सा है तो माउथ, आप ये देख रहे हैं ये माउथ है। फिर उसके बाद आता है बकल कैविटी। तो माउथ जब खोलते हैं और जिस हिस्से में जीभ रहती है वो खाली स्थान, उसको हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो यानी यहाँ वाला हिस्सा बकल कैविटी कहलाएगा। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पाया जाता है, तो फेरिंग्स इस हिस्से का जो एरिया होता है उसको फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है ऊशोफेगस। तो ऊशोफेगस इस वाले एरिया को हम ऊशोफेगस बोलते हैं, यानी गर्दन से थोड़ा नीचे ऊशोफेगस पाया जाता है। फिर उसके बाद स्टोमक। तो ये वाला जो यहाँ से लेके ये हिस्सा होता है फूला हुआ, इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये इस तरह का हिस्सा जो बनाता है ये फूला हुआ, उसको हम स्टोमक या पेट के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं वो दो भागों में बटी रहती हैं। तो ये देख रहे हैं ये वाली जो सांप के आकार की है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये वाली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस में ये खुल जाती है, और एक छोटी सी गांठनुमा संरचना निकली रहती है, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स क्या था, ये सेल्यूलोज से पाचन से संबंधित थी। तो जो हमारे पूर्वज थे जब घास फूस खाते थे तो वो सेल्यूलोज का पाचन कर लेते थे, परंतु ये अब हमारे में अवशेषी अंग के रूप में ही पाई जाती है। तो जब इसमें कभी कभी भोजन के कण चले जाते हैं, खाते समय भोजन के कण चले गए तो ये सड़ने लगती है, तो पेट में दर्द होता है, और डॉक्टर बोलता है अपेंडिक्सिस हो गया आपको, और एपेंडोलाइसिस शायद बोलते हैं उसको। तो बोले उसको फिर ऑपरेशन करेंगे, तो इसी को काट कर निकाल देते हैं। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में। तो हमारे इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में कई सारी ग्रंथियां लगी रहती हैं, जिस सैलिवरी ग्लैंड जो मुख में लगी रहती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पेट से में लगी रहती हैं, लीवर जो ये आप देख रहे हैं, लीवर हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करता है। दूसरा पैंक्रियाज, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, ये लगा हुआ है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन में कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के पाचक रस छोड़ती हैं। उन पाचक रसों के माध्यम से हमारे शरीर में पाचन संपन्न होता है। अभी चूँकि जैसे ही चले, अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ही बढ़ते हैं तो पहले हमारा मुकाबला होता है माउस से। तो अब बकल कैविटी की बात करें तो ये पूरा जो खाली स्थान दिख रहा है ये बकल कैविटी कहलाता है। अब यहाँ बकल कैविटी में से यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, खासकर टीथ से क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, एलटी में एक आध क्वेश्चन रखा रहता है। तो हम यहाँ इसके बारे में जान लेते हैं, टीथ के बारे में। तो पहले आता है माउथ। माउथ रिसीव टू द फूड। भोजन क्या करता है, भोजन को रिसीव करता है माउथ। दूसरा बकल कैविटी या ओरल माउथ कैविटी कंसिस्ट प्लेट या रूट, टीथ एंड टंग। क्या करता है ये
ये प्लेट हिस्सा है, ये जो ऊपर और जो होता है उसको हम प्लेट बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को। और ये वाला जो हिस्सा है ये सॉफ्ट प्लेट है, और ये जो ऊपर का, जब जीभ आप ऊपर लड़ा के देखेगा तो उसे हार्ड प्लेट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा ये जो घंटीनुमा संरचना लटकी रहती है इसे हम युगलक के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा ये जो यहाँ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम पैलेटाइन और टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। और इसका जो जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा है जिससे जीभ जुड़ी रहती है नीचे से, उसे हम फेरेनुलम के नाम से जानते हैं। ये जीभ जिससे जुड़ी है उसे फेरेनुलम के नाम से जानते हैं। और यहाँ जीभ के जो इस हिस्से पर जहाँ से आपने देखा होगा लार निकलती है उसे हम सबमैंडिबुलर डक्ट्स बोलते हैं। ये हमारे लिप्स हैं और ये हमारे गम हैं, मसूड़े। ये अब यहाँ जो बात करता है फर्स्ट बाइकस्पिड, सेकेंड बाइकस्पिड, वो और फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, तो इनके दांतों की बात कर रहा है। फिर आगे तो वही जो जानकारी यहाँ हमने दी वही सेम टू सेम ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब बताता है टीथ। मनुष्य के जो टीथ होते हैं, ह्यूमन टीथ होते हैं, वो 3 कैटेगरीज में हैं। हेट्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डाइफ्यूडोंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, हेट्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डाइफ्यूडोंट होते हैं। तो इनकी जानकारी हम आपको कल उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।